हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th की केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग काय केंद्रित या अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका की संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे। इसे इंग्लिश में पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका या अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका को इंग्लिश में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाता है। इसे शॉर्टकट में बीसीसी से बोल सकते हैं, बीसीसी यूनिट सेल। तो आइए सबसे पहले हम लोग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की डेफिनेशन समझते हैं। पीछे हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से इसको समझते हैं कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है। वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ एकक कोशिका के केंद्र पर भी स्थित होते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहलाता है या काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका कहलाता है। एक बार फिर से परिभाषा सुन लीजिए। वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ उसके केंद्र पर भी स्थित होते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहलाता है या काय केंद्रित एकक कोशिका कहलाता है, काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका कहलाता है। तो ये तो हो गया डेफिनेशन। अब काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका में कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है। पीछे हम लोगों ने इसको निकाला था कि कार्बन पर उपस्थित जो कण होते हैं उसका एकक कोशिका के निर्माण में जो योगदान होता है वो 1/8 भाग का होता है। तो कुल एकक कोशिका घनीय एकक कोशिका में कुल 8 कोने होते हैं। तो 8 काट 1/1 भाग मतलब एक कोने पर 1/8 भाग का योगदान। तो 8 कोने पर 8 कैंसिल हो जाएगा, केवल एक कण। इस तरह से कोने पर उपस्थित कोने पर कुल कितने अवयवी कण उपस्थित होते हैं, एक कण। और एक कहाँ है, ये जो सेंटर पर उपस्थित है, यानी घनीय एकक कोशिका के केंद्र पर जो उपस्थित अवयवी कण है उसका पूरा का पूरा योगदान हो रहा है एकक कोशिका के निर्माण में। इसलिए एक का यानी केंद्र पर उपस्थित अवयवी कण का योगदान बराबर 1। इस तरह से 1+1 यानी कुल 2 कण जो है इस एकक कोशिका के निर्माण में अपना योगदान देंगे। तो यही चीज हम लोग यहाँ फिर से लिखेंगे। ये देखिए लिखा हुआ है कि काय केंद्रित या अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका, जिसको इंग्लिश में या शॉर्टकट में बीसीसी यूनिट सेल भी बोलते हैं, में गोलों या कणों, चाहे कण बोलिए चाहे गोले, गोलों या कणों की कुल संख्या बराबर कोने वाला देखिए 8/8 लिखा गया है। तो 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा और सेंटर से एक कण, यानी कुल संख्या कितनी आ गई, 1+1 = 2। तो काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका में गोलों की संख्या या कणों की कुल संख्या बराबर 2 हो गया। कैसे मिला है इसको हमने पीछे बता दिया आपको 2 बार, आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। माना अंतः गोले यानी जो एक बीच में गोला है, इस गोले की त्रिज्या स्मॉल r और घन के किनारे की लंबाई यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है स्मॉल a है। एक गोले का आयतन, गोले के आयतन का सूत्र आप बहुत पहले से पढ़ते चले आए हैं चार्ट से, 4π3πr3। गोले का आयतन 4π3πr3। तो 2 गोले का आयतन यानी एक गोले का आयतन 4π3πr3 होता है। तो 2 गोले का आयतन 2 से इसे गुणा कर दीजिए, 2 × 4/3πr3। तो 2 × 4 = 8/3πr3 आ जाएगा। अब इस फिगर में आते हैं। फिगर को ध्यान से देखिए, जिसमें बताया गया समकोण त्रिभुज ABC से ABC, ये देखिए समकोण त्रिभुज ABC से इसमें फलक विकर्ण जो है वो AC है। देखिए फलक विकर्ण AC। अब पाइथागोरस का प्रमेय अगर आपको याद है तो उसमें जो बताया गया है कि विकर्ण यानी कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार
स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB की लंबाई स्मॉल है, BC की लंबाई स्मॉल है, यहाँ देखिए दोनों का मान रख दिया गया, स्क्वायर होने के नाते स्क्वायर कर दिया गया है, और रूट लेने पर यानी AC बराबर, फिर से एक बार समझिए, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC बराबर फिर AB की वैल्यू A है तो स्क्वायर करने पे A स्क्वायर हो जाएगी, ऐसे BC की वैल्यू A है तो स्क्वायर करने पे A स्क्वायर हो जाएगा, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर हो जाएगा। तो 2A स्क्वायर का जो है यानी कि अंडर रूट छूट गया तो इसको फिर से लिख दे रहे हैं, हाँ, तो AC बराबर अंडर रूट 2A स्क्वायर हो गया। अब A स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो आ जाएगा, और 2 का अंडर रूट लेंगे नहीं निकलेगा, सीधे अंडर रूट 2 लिख दिया गया है, तो AC बराबर कितना आ गया A रूट 2। अब दूसरे त्रिभुज पर ध्यान देते हैं, इसी फिगर में समकोण त्रिभुज ACD से समकोण त्रिभुज ACD से, यहाँ पर देखिए एक तरफ का काम कर रहा है, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। फिर से एक बार देखिए, AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये देखिए लिखा है AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब AD बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब AC का मान अभी अभी आपने उसे ऊपर प्राप्त किया है A रूट 2, तो यही AC के स्थान पे रूट 2 रख करके स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस CD की वैल्यू होती है A, तो A और स्क्वायर होने के कारण A स्क्वायर हो गया। अब A का स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर हो गया, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 4 आएगा तो 4 का अंडर रूट लेने 2 मिल जाएगा, तो 2A स्क्वायर हो गया प्लस A स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और जोड़ लीजिए 3A स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट 3A स्क्वायर का जब अंडर रूट लेंगे तो A का स्क्वायर का अंडर रूट लेने पर A मिलेगा, और 3 का अंडर रूट लेने पर अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो इस तरह से AD बराबर A रूट 3 प्राप्त हो गया। अब थोड़ा सा कुछ चीजें जो है इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका में कोने के गोले परस्पर स्पर्श नहीं करते, यानी जो एक कोने के गोले हैं एक आपस में स्पर्श नहीं करते। कोने वाले गोले हमने पीछे का एकदम दिखा दिया है, कोने वाले गोले हैं आपस में स्पर्श नहीं करेंगे, परंतु केंद्र के गोले से स्पर्श करते हैं, यानी जो ये बीच में जो गोला है इसके ये सब के सब स्पर्श करेंगे, इसके सब के सब स्पर्श करेंगे, ठीक, स्पर्श करते हैं। अतः एक एकक कोशिका में AB अक्ष पर 3 गोले परस्पर स्पर्श करते हैं, यानी AD अक्ष, अगर AD अक्ष मान लीजिए थोड़ी देर AD अक्ष है, यही है AD अक्ष, यही है, अगर A इसको मान लीजिए, D इसको मान लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक की ये त्रिज्या, इस A गोले की त्रिज्या R, ऐसे यहाँ की थोड़ा गोला सेम साइज का होना चाहिए, इससे थोड़ा बड़ा हो गया है, आप सारे गोलों को सेम साइज का बना लीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ R हो गया, यहाँ से यहाँ भी R हो गया, यहाँ से यहाँ R, यानी व्यास इतना समझ लीजिए इसका यूज होगा 2R और एक R। इस तरह से AD बराबर तो कितना हो जाएगा, R प्लस R प्लस R प्लस R, तो कितना R हो गया 4R। इस तरह से AD बराबर या AD की अक्ष की लंबाई जो आ जाएगी वो 4R के बराबर आ जाएगी, यही बताया गया यहाँ पर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका में कोने के गोले परस्पर स्पर्श नहीं करते, परंतु केंद्र के गोले या परंतु केंद्र के गोले से एक कोने वाले गोले जो है वो सब स्पर्श करते हैं। अतः एकक कोशिका में AD अक्ष पर 3 गोले, AD अक्ष पर 3 गोले परस्पर स्पर्श करते हैं। अतः AD बराबर 4R, अभी हमने बता दिया कि 4R कैसे आएगा, इन दोनों गोलों की त्रिज्या और इस गोले के व्यास का जोड़ है, AD बराबर 4R। अब AD की वैल्यू अभी आपने पीछे निकाली थी A रूट 3, AD की वैल्यू रख दीजिए, तो A रूट 3 इक्वल टू 4R, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 4R अपॉन रूट 3। तो
ए की वैल्यू मिल जाने पर अब एकक कोशिका को कुल आयतन एकक कोशिका यानी घन का आयतन का सूत्र लगा देंगे, भुजा का क्यू, तो भुजा यानी ए क्यू, तो ए हो गया 4r/√3 इंटू आर या 4r/√3 पूरे का क्यू कर दीजिए, तो 4 का क्यू करेंगे तो 4 × 16 = 64 आएगा, यानी 4 का 3 बार गुणा 64, आर का क्यू करेंगे तो आर क्यू, √3 का 3 बार गुणा करेंगे तो √3 इंटू √3 करेंगे 9 आ जाएगा, √9 आ जाएगा, √9 का अंडर रूट निकल जाएगा 3 और फिर 3 आ गया, यानी 64/3√3 इंटू r³ मिल गया, ये एकक कोशिका का कुल आयतन। अब हम लोग जो है काय केंद्रित घनी एकक कोशिका की संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे। तो काय केंद्रित घनी एकक कोशिका की संकुलन क्षमता बराबर संकुलन क्षमता क्या हो जाएगा, एकक कोशिका में गोले द्वारा घेरा गया आयतन बटा एकक कोशिका का कुल आयतन, एक फार्मूला है। एकक कोशिका में गोले द्वारा घेरा गया आयतन बटा एकक कोशिका का कुल आयतन, एकक कोशिका का कुल आयतन गुणा 100। ये फार्मूला है, पीछे आप पढ़ते चले आ रहे हैं। एकक कोशिका में गोले द्वारा घेरा गया आयतन कितना है, गोले द्वारा घेरा गया आयतन 8/3 पाई r³, 8/3 पाई r³, और एकक कोशिका का कुल आयतन कितना है 64/3 √3 इंटू r³ इंटू 100 भी है, इसको भूलिएगा मत, नहीं तो गलत हो जाएगा। सॉल्व करिए तो 8/3, ये पाई का मान भी रख दीजिए 22/7 और इंटू r³ अपान 64/3√3 है, 64r³ है, इसको उलट दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3√3 अपान 64 r³ हो जाएगा, इंटू 100 कर दीजिए आगे। अब √3 r³ से देखिए r³ कैंसिल हो जाएगा, 8 पहाड़ा पढ़िए 64 में, तो 8 × 8 8 × 64 हो गया, 3 से इस 3 को काट दीजिए। अब 8 से 56 इसको मिटा दे रहे हैं, तो देखिए ऊपर क्या बचा है 22 गुणे 22 बचा है, और इधर √3 इंटू 100 अपान 8 से 56, तो √3 का मान 1.732 गुणे 100/56, इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो 1.732 में जब 100 से गुणा कर देंगे तो ये 0.2 किधर के यहाँ आ जाएगा, यानी 173.2 हो जाएगा। तो 22 गुणे 173.2 गुणे 22, चलिए 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14 और 2 1 2 1 3, 4 6 4 3 जोड़िए 4 तो 10 11 4 3 7 1 8 38, एक अंक में दशमलव है, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका 38 10.4/56, तो 56 से भाग दे दीजिए 38 में, भाग दीजिए इसको, चलिए भाग दिया जाए
56, 5 24, 4 24, 4 5 22, 4 यानी 68.04% इसकी संतुलन क्षमता आएगी। तो यहाँ एक लाइन लिख लीजिएगा 68%। काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका की संतुलन क्षमता 68% होती है। काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका, काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका की संकुलन क्षमता या काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका में संकुलन क्षमता 68% में संकुलन क्षमता इसका तात्पर्य क्या है? संकुलन क्षमता का मतलब गोले द्वारा घेरा गया आयतन, अर्थात गोलों द्वारा घेरा गया आयतन, अर्थात गोलों द्वारा घेरा गया आयतन कितना है? 68.04%। 68.04%। और इसमें रिक्त स्थान कितना बचेगा? तो 100 में से इसको घटा दीजिए, करीब 32% स्थान जो है वो रिक्त है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान का आयतन कुल आयतन का करीब 32% होता है। रिक्त स्थान में अपना बढ़ा के लिख लीजिएगा। अगर कभी कोई पूछे कि काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका में रिक्त स्थान का आयतन कितना होता है, लगभग 32% होता है, क्योंकि 68.04% स्थान जो है वो गोलों द्वारा घिरा हुआ है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका की संकुलन क्षमता का परिकलन कीजिए, तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। और अगर 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए कि काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका की संकुलन क्षमता कितनी होती है, तो 68% होती है। एग्जैक्ट निकालेंगे तो 68.04% होती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। से इस नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद।